जय हिंद दोस्तों। मस्जिदों में धमाके सोचकर देखिए, पाकिस्तान की मस्जिदों में धमाके का मतलब इस समय पर क्या है। दुनिया में कोई देश अपनी ही एग्जिस्टेंस को मिटाने पर तुला हुआ हो, पाकिस्तान में मस्जिदों में धमाके का सीधा मतलब है कि पाकिस्तान आज के दिन अपनी एग्जिस्टेंस पर ही सवालिया निशान लगा रहा है, या यूं कहिए कि एग्जिस्टेंस पर ही इसका एक क्वेश्चन मार्क लग चुका है। ये बहुत खतरनाक सिचुएशन है दोस्तों, बहुत खतरनाक सिचुएशन है। इस चीज को समझिए कि आप सोचिए, पाकिस्तान असलियत में बना किस नाम पर। असलियत में पाकिस्तान का हम कई बार जिक्र करते हैं कि असलियत में पाकिस्तान जो है वो एक एब्रीविएशन है। एब्रीविएशन किस चीज की? कि पंजाब अफगानिया, पंजाब अफगानिया, कश्मीर, कश्मीर, सिंध, और तान जो है वो प्लेस जहां पर कोई एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल या कम्युनिटी रहती हो। ये चार इलाके, पंजाब, अफगानिया, कश्मीर, सिंध, इन सबको जोड़ने का काम इस्लाम करेगा, ये माना गया। और जब इस्लाम का नाम लिया गया और इस्लाम के नाम पर डिमांड ऑफ कंट्री की गई कि भाई हमारा जो ये देश है ये बनेगा, डिमांड ऑफ कंट्री की गई, तो सीधी सी बात ये है, यहां पर कल्चर और लैंग्वेज और दूसरी चीजें जितनी भी हैं, कल्चर प्लस लैंग्वेज और जितनी भी चीजें हैं, ये सारी की सारी इग्नोर कर दी गई। ये समझिए, यानी इस्लाम इज द ओनली बाइंडिंग फोर्स अमंग डिफरेंट कल्चर्स प्रेजेंट इन पाकिस्तान, नथिंग एल्स। ये एक बेसिक फिलॉसफी है कि इस्लाम जो है वही पाकिस्तान का बेसिक बाइंडिंग फोर्स है। इसके अलावा कोई भी फोर्स ऐसी नहीं है जो पाकिस्तान के अंदर कॉमन एलिमेंट को डेवलप करती हो। ये रियलिटी है। और खासकर इसीलिए मैं कई बार कहता हूं कि पाकिस्तान जो है वो आइडेंटिटी क्राइसिस से गुजर रहा है, क्योंकि अगर रिलीजन के कंसेप्ट को छोड़ दिया जाए, रिलीजन के कंसेप्ट को अगर आप छोड़ देते हैं, तो पाकिस्तान के अंदर नो अदर कॉमन एलिमेंट टू बाइंड द कॉमन मासेस, नो अदर कॉमन एलिमेंट विच कैन बाइंड द कॉमन मासेस, जो कि कॉमन मासेस को बाइंड कर सके, ऐसा कोई भी विच कैन बाइंड द कॉमन मासेस, आम आदमी को अपने साथ जोड़ सके, ऐसा कोई भी एलिमेंट पाकिस्तान के पास नहीं है रिलीजन को छोड़कर। क्योंकि पाकिस्तान का अपना कोई कल्चर नहीं है टिपिकल, अपनी कोई लैंग्वेज नहीं है टिपिकल। कल्चर अगर देखा जाए तो सिंधी कल्चर है, और पाकिस्तान का जो पंजाबी कल्चर है वो इंडिया के पंजाबी कल्चर से डोमिनेट हो, मतलब मैच करता है, तो वो इंडियन कल्चर कहलाएगा। उर्दू कमोबेश हिंदी की सिस्टर लैंग्वेज है, बस थोड़ा राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है और कुछ भी नहीं है। इसी तरीके से और कोई कॉमन एलिमेंट वहां मौजूद नहीं है। अब मुश्किल बात को समझिए, और क्या पाकिस्तान के सामने आ रही है कि इस रिलीजन को इस्तेमाल किया जा रहा है, रिलीजन एज अ टूल टू बाइंड या यूनाइट पाकिस्तान। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है कि रिलीजन को एक टूल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। कैसे भाई? सीधी सी बात यह है, और ये डूबा कैसे, इसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे कि यहां असलियत में रिलीजन है इस्लाम, तो इस्लाम का एनिमी जो है उसको खड़ा किया गया कि पाकिस्तान के अंदर कि इस्लाम के दुश्मन इस दुनिया में मौजूद हैं,
और वो दुश्मन कौन है? वो दुश्मन कोई भी नहीं, वो एनिमी खड़ा किया गया टू नेशन थ्योरी को जस्टिफाई करने के बाद। टू नेशन थ्योरी को जस्टिफाई करने के बाद वो एनिमी खड़ा किया गया हिंदू। और हिंदू रहता कहां है? इंडिया के अंदर। और हिंदू जो है उसको प्रोजेक्ट किया जा रहा है आइडल वर्शिपर। और इस आइडल वर्शिपर का सीधा मतलब यह है कि ये मूर्ति पूजा करने वाला है। और कोशिश की जाती है इस्लाम के नाम पर कुरान को मिसकोट करते हुए, गलत तरीके से इंटरप्रेट करते हुए, अगर सही भी है तो भी कुरान का सहारा लेते हुए कि हिंदू को मारो, आइडल वर्शिपर को मारो, काफिर को मारो और जितना जल्दी हो सके उसे खत्म करो। अब यहां हिंदू को मारो तो हिंदू को क्यों मारो? हो सकता है कि बेसिक थॉट वहां किसी लेवल पर क्रिएट हो जाए कि भाई हिंदू अपने घर में है, पाकिस्तान अपने घर में है, पहले हम तरक्की कर लेते हैं कुछ और, बाद में हिंदू को मार देंगे। लेकिन यहां से अगला स्टेप यह आता है कि हिंदू से एक वॉर को कंटिन्यू करना है तो हिंदू को एक विलन भी बनाना पड़ेगा। और वो विलन बनाने के लिए कश्मीर एज एन इशू डेवलप किया गया। और ये इशू कश्मीर का, ये पाकिस्तानी नहीं बल्कि ये यूरोपियंस इनको देके गए। पाकिस्तानियों ने इस इशू को चूज नहीं किया है, ये इशू प्रोवाइड करके गए हैं कश्मीर का यूरोपियंस, खासकर ब्रिटेन और बाद में अमेरिका। 1990s की पूरी पॉलिटिक्स उठाकर देखेंगे तो कश्मीर मुद्दे को अमेरिका ने जानकर उबाला और इतने तेजी या इतने तगड़े तरीके से उबाला कि कुछ कहने की हद नहीं है। अब सोचकर देखिए, कश्मीर के अंदर प्रोजेक्ट किया गया कि मुस्लिम्स हैं और इंडिया के अंदर भी प्रोजेक्ट किया गया कि मुस्लिम्स हैं। और यहां अगर आप देखें तो दोनों मुस्लिम्स को ये जो हिंदू मेजॉरिटी है ये मार रही है। और क्योंकि हिंदू मेजॉरिटी मार रही है तो एक पाकिस्तानी की ड्यूटी बनती है कि अपने मुस्लिम बरादरन को बचाने के लिए आपको जिहाद करना है और आपको लड़ना है। असलियत में पाकिस्तानी कनिंग जो लोग थे, पाकिस्तानी जो एलीट क्लास थी, उसने खासकर क्या किया, जिहाद के नाम को सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रैक्शन के लिए इस्तेमाल किया, एक तरीके से ध्यान भटकाने के नाम पर इस्तेमाल किया कि कैसे भी करके हम अपने आम आदमी का ध्यान बाकी मुद्दों से भटकाए रखते हैं और सारा का सारा ध्यान जो है वो केवल और केवल कश्मीर पर लगाए रखते हैं। इससे फायदा ये मिलता था इंडिया और कश्मीर पर कि कहीं ना कहीं बाकी सारे मुद्दे जो हैं वो लगातार दबते चले जाते थे। और जब वो सारे मुद्दे दबते चले गए तो एक लेवल तक तो आपने दबा दिया, उसके बाद लगातार जब वो मुद्दा उठना शुरू हुआ और कंसिस्टेंटली उठने शुरू हुए तो यकीन मानिए हुआ क्या, आगे बताते हैं। यानी पाकिस्तान ने अपने लिए एक बाइंडिंग फोर्स इकट्ठा कर लिया कि पाकिस्तान अगर किसी चीज के ऊपर जिंदा है या पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस ही किसी चीज के ऊपर है तो वो एग्जिस्टेंस है असलियत में इस्लाम, कि पाकिस्तान जिंदा है इस्लाम के नाम पर। वो बाइंडिंग फोर्स जो है वो है इस्लाम। अब प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। अब मेन प्रॉब्लम यहां से शुरू होती है कि अगर इस्लाम के नाम पर है तो वहां पर ऐसे ऐसे ग्रुप्स इकट्ठा होना शुरू हुए जो इस्लाम को ही एक तरीके से ऑब्जेक्टिव बना चुके हैं और पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम फैलाना इनका एकमात्र ऑब्जेक्टिव की फॉर्म में देखा जाता है। अब क्योंकि ऑब्जेक्टिव की फॉर्म में इस्लाम को मान चुके हैं ये लोग, इस्लाम को ऑब्जेक्टिव की फॉर्म में मान चुके हैं, तो यहां पर एंट्री होती है अमेरिका की, किसके अंदर, 1979 में अफगान वॉर के अंदर। अब प्रॉब्लम यही है, अफगान वॉर के अंदर एंट्री होती है और यहां से अमेरिका के कहने पर पाकिस्तानी बेवकूफों ने इस्लाम को और ज्यादा
जिसे कहते हैं रेडिकल फॉर्म में इस्तेमाल करना शुरू किया, इस्लाम की और ज्यादा कट्टर आइडियोलॉजी को ग्राउंड लेवल पर उतारना शुरू किया। आम आदमी को लगातार अब समझाया गया कि इस्लाम ही सब कुछ है, यानी इस्लाम इज एवरीथिंग, और हर चीज जब इस्लाम के आसपास घूम रही है तो अफगानिस्तान जो है वो लगातार आगे कहीं ना कहीं अफगानिस्तान के अंदर जिहाद के नाम पर पाकिस्तान से मुजाहिदीनों को भेजा जाने लगा, कुछ तो वहां के लोकल और कुछ पाकिस्तान के अंदर, और अफगान के अंदर जो मुजाहिदीन थे उन सबको पाकिस्तान के अंदर पनाह दी गई। अफगानिस्तान के मुजाहिदीनों को पाकिस्तान के अंदर पनाह दी गई, ये इनकी सबसे बड़ी गलती थी। अब हुआ क्या, अफगानिस्तान का अब प्रॉब्लम यह है, दुनिया का ऐसा कोई जाहिल मुल्क होगा जो अपने पड़ोसी से, एक ऐसे पड़ोसी से जिससे पहले ही अलग ही लेवल का डिस्प्यूट है, वहां पर एक जिसे कहते हैं कि घटिया आइडियोलॉजी को इन्फ्यूज करेगा। पाकिस्तान ऐसा ही बेवकूफ देश रहा कि माइंडसेट इस्लामिक था, या यूं कहें इस्लाम वॉज एवरीथिंग वाला एक माइंडसेट था। रिलीजन के अलावा उन्होंने अपने बच्चों की रोटी तक को नहीं देखा कि केवल और केवल या तो रिलीजन है या फिर एटम बम है, एक हाथ में एटम बम और एक हाथ में कुरान। इसके बारे में भी वीडियो बनाएंगे। अब हुआ क्या, इस इस्लाम यानी इस्लाम के नाम पर अफगानिस्तान के अंदर एंटर करते हैं, और मजे की बात अफगानियों को भी इस्लाम का पाठ और जोरदार तरीके से समझाते हैं। अमेरिका पीछे खड़ा है, वहाबी आइडियोलॉजी के नाम पर अफगानिस्तान को भी इस्लाम का, कट्टर इस्लाम का पाठ पढ़ाया जाता है, और इस लेवल पर पढ़ाया जाता है कि जैसे इस्लाम मतलब इस्लाम के अलावा इस दुनिया में कुछ नहीं है और इनके बिना जिंदा रहना जरूरी नहीं है। रिलीजन एक पर्सनल मैटर है, ये समझ लीजिएगा। रिलीजन का केवल और केवल आपसे मतलब होता है, बाकी किसी से मतलब नहीं होता। एक छोटी सी फिलॉसफी समझ लीजिए, कोई भी दुनिया का रिलीजन है वो सबसे पहले ये कहता है कि अपने आप को सुधारो, दूसरे को सुधारने के ठेकेदार मत बनो। लेकिन इस दुनिया की समस्या सबसे बड़ी ये है कि वो दूसरों को सुधारने की ठेकेदार बनी फिर रही है, उसे अपने सुधारने या अपने सुधरने से कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है। यही दुनिया की सबसे बड़ी विडंबना है, यही दुनिया की सबसे बड़ी समस्या है। अब हुआ क्या, हुआ ये कि यहां अगर आप देखें तो अफगानिस्तान को भी इस्लाम का पाठ पढ़ा दिया, और अपने देश के अंदर भी वो सारे इस्लामिक जो रेडिकल एलिमेंट्स थे उनको बिठा रखा है। अब आप सोच कर देखिए पाकिस्तान ने क्या किया है असलियत में। यहां पाकिस्तान ने सबसे पहले ये किया कि एक तरफ अफगानिस्तान के अंदर आग लगानी शुरू करी ऑन द नेम ऑफ इस्लाम, और दूसरी तरफ कश्मीर में आग लगानी शुरू करी ऑन द नेम ऑफ इस्लाम। इंडिया के दूसरे सभी लोगों को भड़काना शुरू किया ऑन द नेम ऑफ इस्लाम, और कहीं ना कहीं यूरोप से लेकर दूसरी जगहों पर भी जो भी इस्लाम के अगेंस्ट मामले होते हैं उन सब में कूदना शुरू किया ऑन द नेम ऑफ इस्लाम। अब पाकिस्तान ने चारों तरफ से अपने आप को घेर लिया, और पाकिस्तान का सबसे बड़ा वेपन कहो, टूल कहो, वो था इस्लाम का नाम। इस्लाम नहीं, इस्लाम का नाम। पाकिस्तानी एलीट क्लास ने दोस्तों हमेशा इजी वे आउट ढूंढा है, यानी जल्दी से किसी भी मामले से बच के निकलना ही जानते हैं। इसके अलावा इन्हें किसी चीज से कोई मतलब कभी भी नहीं रहा है, इतना समझ लीजिए। अब हुआ क्या, अब प्रॉब्लम यह है भाई, कश्मीर के मामले में इंडिया परेशान रहा, और 1989 से लेकर अगर हम देखें तो 2019 तक तो इंडिया की काफी हालत खराब रखी, और पाकिस्तान ऐसा लगा कि काफी हद तक कामयाब होता हुआ नजर आ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मामला क्या था कि इंडिया में जैसे ही मोदी गवर्नमेंट आई, इन्होंने रिवर्स अटैक्स शुरू किए, चाहे कुछ भी हुए,
और कश्मीर में से 370 हटा के भैया हमने तो अपना घर सुधार दिया और हमने लड़ाई लड़ने का टिट फॉर टैट वाला मामला ना अपनाकर एक लॉन्ग टर्म गेम की फॉर्म में देखा, जिसका कंक्लूजन आज निकलकर सामने आ रहा है। अब पाकिस्तान के सामने यूरोप बचा। यूरोप कहीं ना कहीं पाकिस्तान टेररिज्म को एक्सपोर्ट जो कर रहा था, उससे यूरोप परेशान होने लगा और जो भी फंडिंग आ रही थी वो सारी की सारी कम होने लगी या खत्म होने लगी। और सबसे मेन बात, अफगानिस्तान में यूरोप का बहुत ज्यादा सा इंटरेस्ट नहीं रहा, अमेरिका का बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रहा। तो अब सोचकर देखिए, इंडिया ने अपने आप को मजबूत कर लिया, कश्मीर मुद्दा खत्म हो गया और सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान को खाने वाले ये जो एलीट क्लास थी, ये रोज रोज दावा करती थी आर्मी के मामले में, आईएसआई के मामले में कि हमें पैसा चाहिए और इस पैसे को आप इस तरीके से देखिए जैसे ये इस्लाम की रक्षा के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। अब क्योंकि ये पैसा इस्लाम की रक्षा के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है तो हमारी सेना मजबूत है, हमारी आईएसआई मजबूत है, न्यूक्लियर पावर है और सब चीजें। मोदी सरकार की सबसे बड़ी जो पाकिस्तान के डेमोलिशन में या पाकिस्तान के डिसइंटीग्रेशन में जो रोल होगा वो ये कि पाकिस्तान की जनता के सामने, पाकिस्तान के लोगों के सामने मोदी सरकार ने जब अटैक किए, चाहे वो बालाकोट हुआ, चाहे वो उरी हुआ, चाहे वो मिसाइल वाला हुआ, ये तीनों चीजों ने पाकिस्तान की सेना की कलई खोल के रख दी, रियलिटी सबके सामने लाके रख दी कि भैया ये सारा बकवास है जो इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान की आम जनता को लूटा जा रहा है। क्योंकि असलियत में अगर मोटे तौर पर देखा जाए तो जब इंडिया ने बड़े बड़े स्टेप्स उठाए उस टाइम पर पाकिस्तान की सेना भीगी बिल्ली बनी घूम रही थी, कांप रही थी, कुछ कर नहीं पाई। वहां से वो जो एक मिथ था, एक झूठ था, वो बेपर्दा हुआ, मामला खत्म हुआ और उसके बाद अब आर्मी और आईएसआई जो हैं उनकी पाकिस्तान के सामने वो इमेज नहीं रही जो होनी चाहिए थी। यानी कॉमन मासेस ने इन दोनों को आंख बंद करके सपोर्ट करना बंद कर दिया और अब तो मामला यह है कि पाकिस्तानी पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट और आर्मी दोनों के आमने सामने, एक दूसरे के आमने सामने हैं। यानी आर्मी और आईएसआई दोनों की पोजीशन कमजोर हुई है और एक तरफ दोनों की पोजीशन कमजोर हुई है और दूसरी तरफ अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान ने फिर वही एक बेवकूफी करी और तालिबान को लाकर खड़ा कर दिया। तालिबान इसी रेडिकल इस्लामिक आइडियोलॉजी का जो पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में फैलाई थी उसी का एक प्रोडक्ट है। तालिबान उसी रेडिकल आइडियोलॉजी का एक प्रोडक्ट है या यूं कहें बाय प्रोडक्ट है। अब क्योंकि प्रोडक्ट है तो तालिबान के सामने भी दो इशू हैं। एक तो ये कहना कि भाई हम प्योरिटी ऑफ इस्लाम की बात कर रहे हैं और दूसरा कहीं ना कहीं हम पाकिस्तान के साथ इस डूरेंट लाइन को नहीं मानते हैं। ये दो इशू सोचकर देखिए यार, आपने जो घर में सांप पाले उन सांपों को एक देश भी उठाकर दे दिया, एक आर्मी उठाकर दे। रही सही कसर पाकिस्तान ने जिस अमेरिका को अपना दोस्त समझा था उसने $80 बिलियन के हथियार अफगानिस्तान को दे दिए कि भैया तुम रखो। नतीजा उसका ये कि उन्हीं हथियारों के दम पे अब अफगानिस्तान कहीं ना कहीं वो जो तालिबान है वो पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा रहा है। और तालिबान ने जिस तरीके से पाकिस्तान ने कश्मीर में लश्कर तैयबा जैसे एक आतंकवादी संगठन इंडिया में खड़े कर दिए थे, तालिबान ने बिल्कुल वही काम किया और तहरीक तालिबान पाकिस्तान नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान के अंदर खड़ा कर दिया। यानी जो रोल पाकिस्तान कश्मीर के अंदर कर रहा था इंडिया के खिलाफ, वही रोल तालिबान आज के दिन पाकिस्तान में कर रहा है, पश्तून इलाके में कर रहा है पाकिस्तान के खिलाफ। अब सोचिए यहां अभी तक जो रीजन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट था वो इस्लाम था कि पाकिस्तान
एक वेपन की तरह इस्तेमाल कर रहा था इस्लाम के नाम को। पाकिस्तान इस्लाम के नाम को एक वेपन की तरह इस्तेमाल कर रहा था और इंडिया के खिलाफ हर दूसरे आदमी को किसी ना किसी तरीके से भड़काने की कोशिश कर रहा था। अब इस्लाम का इस्तेमाल किया गया कश्मीर, और इस्लाम का इस्तेमाल कश्मीर और इंडिया के खिलाफ। कश्मीर इशू को भड़काए रखा गया और इंडिया को फंसाए रखा गया, और दुनिया के दूसरे देश अपने अपने हिसाब से इंडिया के खिलाफ खड़े रहे। अब तालिबान जो है वो इसी इस्लाम की और रेडिकल फॉर्म, जिसे कहा जाता है प्यूरिटी ऑफ इस्लाम, और इस प्यूरिटी ऑफ इस्लाम के नाम पर ट्रू मुस्लिम और फॉल्स मुस्लिम का सर्टिफिकेट बांटता हुआ नजर आ रहा है। यानी रेडिकल इस्लाम के आइडियोलॉजी के सामने पाकिस्तानियों को कहीं ना कहीं झूठा मुसलमान प्रूव किया जा रहा है, और इस प्यूरिटी ऑफ इस्लाम के सामने पाकिस्तान जो है वो कहीं ना कहीं हथियार डाल चुका है, क्योंकि पाकिस्तान इस्लाम में डेमोक्रेसी के साथ काम करने की बात कर रहा है। बस यही एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और यहीं से, क्योंकि अगर आप जैसे ही प्यूरिटी की बात करते हैं तो आप इग्नोर्स अदर आइडियाज, जितने भी दूसरे आइडियाज हैं, इग्नोर्स अदर आइडियाज, जितने भी दूसरे आइडियाज हैं उन सबको इग्नोर कर देता है, उन सबको इग्नोर कर देता है। यह सबसे मेन बात है। अब ऑब्वियस सी बात है, इग्नोर कर दिया, सबसे मेन बात है, प्यूरिटी ऑफ इस्लाम की बात चल रही है। अब ऐसी सिचुएशन में क्या होगा यहां पर? अब यहां ये जो प्यूरिटी ऑफ इस्लाम के नाम पर पाक तहरीक तालिबान पाकिस्तान बना, वो अब पाकिस्तान के हर उस आउटफिट को झूठा करार दे रहा है जो कि पाकिस्तान की पावर का स्ट्रेंथ है, और उसमें नाम लिया जा रहा है इस्लाम का। हर वो ऑर्गेनाइजेशन को झूठा बताया जा रहा है जो कि पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, और वहां पर नाम लिया जा रहा है इस्लाम का। और इसीलिए अलग अलग, और उससे ज्यादा खतरनाक बात यह है कि इस्लाम की एक सबसे बड़ा जो बेसिक फीचर है वो ये है कि आउटवर्डली रिजेक्ट्स अदर आइडियोलॉजीज। इसकी सबसे बड़ी खास बात यही है इस्लाम की कि दुनिया की हर दूसरी आइडियोलॉजी को आउटवर्डली रिजेक्ट कर देना, बहुत ज्यादा उसके ऊपर चर्चा भी नहीं करनी, कुछ भी नहीं करना, आउटवर्डली रिजेक्ट। आइडल वर्शिप को इसी तरीके से रिजेक्ट कर देना, जीसस क्राइस्ट के अंदर क्रिश्चियनिटी को इसी तरीके से रिजेक्ट कर देना, बुद्धिज्म जैनिज्म से लेकर सिखिज्म सबको रिजेक्ट कर देना। ये एक रिजेक्ट करने की एक आइडियोलॉजी कहीं ना कहीं इस्लाम को मानने वालों में एक रेडिकलिज्म क्रिएट करता है। अभी मैं श्रीनगर गया हुआ था, तो श्रीनगर में जो इंस्टीट्यूट के ऑनर कहो या कुछ भी, वो भाई साहब, अब भाई हमारी आदत है कि सीधी सी बात है, हमारी आदत है कि मैं भाई कोई अस्सलाम वालेकुम करे तो मैं वालेकुम अस्सलाम कर देता हूं, उसी तरीके से अगर कोई गुड मॉर्निंग करे तो गुड मॉर्निंग, मतलब सामने वाले की भाषा के अकॉर्डिंग हम उसको मैं डील करता हूं, मुझे कोई समस्या नहीं है। अब भाई आदत यही कि कभी वो ना कर पाया तो नमस्कार सर, तो वो कभी नमस्कार नहीं बोलेगा। अब भाई कोई बात नहीं, मैंने एक दिन वैसे ही नमस्कार किया तो कहता है सर आपको पता है हम नमस्कार नहीं कर सकते, और हर वो चीज जो आप करते हैं वो हम नहीं कर सकते। मैंने कहा सर इसका मतलब क्या आप अनटचेबल की तरह बिहेव कर रहे हैं हमारे साथ? अब भाई मुझे तो मजे लेने हैं, मुझे पता है कि उसकी आइडियोलॉजी क्या है। तो मैंने कहा सर इसका मतलब तो आप आउटवर्डली रिजेक्ट कर रहे हैं, यानी एक तरीके से वी आर अनटचेबल्स, तो बुलाना भी नहीं चाहिए था। वो उस बंदे का, हालांकि उस इंस्टीट्यूट का ऑनर है
और यूपीएससी इंस्टीट्यूट का ऑनर है, मैं वहां पैसे के मामले में नहीं, बस इसलिए गया कि एक बार देख के तो आए कि माइंडसेट क्या है। और यकीन मानिए माइंडसेट इतना खतरनाक उस बंदे का कि कुछ कहने की हद नहीं। रेडिकलिज्म उसके अंदर और बहुत ही हर चीज भरी हुई। अब उसको इस हमेशा एक लाइट में देखना कि भाई मैं ही ठीक हूं और जो मैं टेक्स्ट पढ़ रहा हूं वही ठीक है, इससे बाहर दुनिया है ही नहीं। तो ये नैरो माइंडेडनेस जो है वो उस आदमी के अंदर भरी हुई है, और वो एक नहीं, ऐसे बहुत सारे मुझे मिले, बहुत सारे। मतलब ये चीज कि आप किसी दूसरे को आउटवर्डली रिजेक्ट कर दें, उसकी एग्जिस्टेंस को ही मानने से मना कर दें, तो इसका सीधा असर उल्टा ये भी है कि वो आदमी भी उतना ही जस्टिफाई कर सकता है अपने स्टैंड को कि मैं भी आपकी एग्जिस्टेंस को नहीं मानता, तुम क्या उखाड़ लोगे। भाई सीधी सी बात है। तो फिर बुरा मानने की जरूरत नहीं है ना। अगर कोई इंसान ये कह रहा है कि सर मैं नमस्कार नहीं कर सकता क्योंकि दिस इज प्रोहिबिटेड, तो हो सकता है फिर उसको रिप्लाई ये भी मिले, मैं तो नहीं दिया, कोई बात नहीं, इट्स ओके, लेकिन रिप्लाई उसको यही मिलेगा कि भाई साहब आप जो विश करेंगे फिर वो भी उम्मीद ना करें, क्योंकि गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट का जो बेसिक फॉर्मूला है उस पर तो आप चल ही नहीं रहे। तो वी आर डोंट एक्सपेक्ट एनी रिस्पेक्ट फ्रॉम माई साइड, और उसके बाद जैसा आप मतलब एक रेडिकल बिहेव करेंगे वैसा हम भी कर सकते हैं। तो कॉमन एलिमेंट आएगा कहां से? कॉमन एलिमेंट नहीं आएगा, और हमेशा दो सोसाइटीज के बीच में एक डिस्टेंस या डिफरेंस बना रहेगा, तो उसके बाद तो इंडिया या कोई भी दुनिया का देश बनेगा ही नहीं। हालांकि मैं मानता हूं कि हमारे देश के अंदर ज्यादातर लोग पढ़े लिखे हैं, और वर्सेटाइल सोसाइटी होने की वजह से, या जिस तरीके से कह सकते हैं कि डाइवर्स सोसाइटी होने की वजह से, हमारे यहां एक आधा ही कोई जाहिल ऐसा होता है जो कि मतलब इस तरीके की बातें करता है। जाहिल ही है वो, जाहिल, वो ऐसी बातें करता है। लेकिन चलो मान लिया कि ठीक है जाहिल है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये जो माइंडसेट है दूसरी की एग्जिस्टेंस को आउटवर्डली रिजेक्ट कर देना, अब वो असलियत में मुस्लिम वर्सेस मुस्लिम में कन्वर्ट हो गया है। क्योंकि आई एम द बेस्ट एंड ओनली आई एम द ट्रू, आई एम ट्रू, या मैं ही सही हूं, ये जो माइंडसेट है वो दूसरे को रिजेक्ट करना सिखाता है। और ऐसे में एक इंसान सिर्फ और सिर्फ एक सेल्फ मेड सुपीरियरिटी वाले कंसेप्ट में आ जाता है कि सेल्फ क्लेम्ड सुपीरियरिटी, कि मैं ही बेस्ट हूं। ऐसे में वहां पर कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है, और पाकिस्तान ने अपनी वो जो आइडियोलॉजी है उसे इस लेवल तक पहुंचा दिया कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को आउटवर्डली रिजेक्ट करके कहता है कि सिर्फ मैं ट्रू हूं, तुम फॉल्स हो। और ये किसी भी देश के लिए या किसी भी रिलीजन के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है। यानी जिस इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान बना, आज के दिन उसी इस्लाम की रेडिकल जो आइडियोलॉजी है वो पाकिस्तान को खाना शुरू कर चुकी है, और मुसलमान ही दूसरे को झूठा मुसलमान बताकर हमले कर रहा है, और एक दूसरे को इनके जो रिलीजियस लीडर्स हैं वो वाजिब उल कत्ल डिक्लेयर कर रहे हैं। और जब ये वाजिब उल कत्ल डिक्लेयर करते हैं तो इसका सीधा मतलब है कि अब एक आम आदमी दूसरे आम आदमी को धर्म के नाम पर मार सकता है, और जब एक आम आदमी दूसरे आम आदमी को धर्म के नाम पर मारना शुरू कर दे और स्टेट की वहां पर एग्जिस्टेंस ही ना हो, तो उसका सीधा मतलब है कि वो देश डूबने वाला है, वो बेसिक लेवल पर डूबने वाला है। फैक्ट्स के ऊपर मैं बाद में बात करूंगा, या नहीं बात करता मैं नॉर्मली, उसके एक एनालिटिकल पार्ट को समझिए। वो डूब रहा है जब आम आदमी एक दूसरे को मारना शुरू कर दे। ये बिल्कुल ऐसा ही है जब घर में ही हर आदमी एक दूसरे को मारना पीटना शुरू कर दे, बाप बेटे का लिहाज खत्म हो जाए, माँ बेटी का लिहाज खत्म हो जाए, हस्बैंड वाइफ का लिहाज खत्म हो जाए, भाई भाई का लिहाज खत्म हो जाए, हर आदमी एक दूसरे को मार रहा है, तो कम से कम वो परिवार नहीं है। वही हाल पाकिस्तान का है, जब हर धर्म का बंदा एक दूसरे को मार रहा है और एक दूसरे के उन धार्मिक प्रतीकों पर हमले हो रहे हैं, उन रिलीजियस सिंबल्स पर हमले हो रहे हैं जिस रिलीजन के नाम पर एक पर्टिकुलर कंट्री बना।
तो इसका सीधा मतलब है कि वो आइडेंटिटी क्राइसिस अब उसकी जड़ों में जा चुका है और इस्लाम के नाम को भी अब मानने से ये लोग मना कर चुके हैं और मस्जिदों पे हमले हो रहे हैं। मस्जिद जो धर्म का प्रतीक है उसे अपनी ना मानकर, इस्लाम की मस्जिद ना मानकर किसी दूसरे सेक्ट की मस्जिद मानकर हमले हो रहे हैं, जो किसी के लिए भी अच्छा तो कम से कम नहीं होगा। जिस तरीके से परिवार के लोग एक दूसरे को मारपीट करना या मारकाट मचाना शुरू कर देंगे, वैसे अगर ये कर रहे हैं तो समझ लीजिए वो देश किसी लायक बचा नहीं है। आज के टॉपिक का यही डिस्कशन है कि क्योंकि वो देश इस लायक बचा नहीं है तो उसके अंत की शुरुआत आ चुकी है, अंत निकट आ चुका है और भूखे मर रहे हैं तो ज्यादा करेंगे। तो आगे जो होगा दोस्तों वो तो वक्त बताएगा। अभी के लिए तो एनालिसिस यही है कि धार्मिक सिंबल्स पर हमले होना बहुत बुरा है। धन्यवाद।